तो गाइस स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 204 पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपका जो आपका क्लास 10 के बच्चों का जो आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है 25 फरवरी को। उसका हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह का इस चैनल पर जो है ना वीडियो आता रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है ना शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो पे बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग 25 फरवरी में इससे प्रश्न एकदम अवश्य रहेगा। ठीक है, मात्र एक वीडियो से ना 15 नंबर पक्का होगा। ठीक है, आपका हो सकता है। ठीक है, 15 नंबर पक्का, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी जो करा रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देख सकते हो को पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों को बताइए। तो चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य क्या होता है? चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य होता है, क्या होता है? देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना, मतलब निष्पक्ष चुनाव करवाता है। ठीक है, चुनाव आयोग। और क्या होता है? राजनीतिक दलों के सामान्यता प्रदान करना। ठीक है, ये होता है मतलब सामान्यता प्रदान करना, और होता है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। ये चुनाव चिन्ह भी प्रदान करता है कौन? चुनाव आयोग। ठीक है, और उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करना। ठीक है, उसके बाद उम्मीदवारों का नामांकन कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, विजय विजयी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करना। ये जो जो भी जीता उसका जो नाम घोषणा करना, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करना होता है। ठीक है, और क्या होता है? ये चुनाव चिन्ह घोषित करता है, नामांकन करता है। ठीक है, नामांकन रद्द करता है, ये सब होता है। ठीक है, इसका कार्य एक बार देख लेंगे। चलिए पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, सत्ता की साझेदारी के क्या कार्य लाभ है? तो सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित लाभ है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के मूल मंत्र है। ठीक है, इसके बिना देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है, लोकतंत्र का मूल मंत्र है, इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना करना भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए बी नंबर, दूसरा नंबर है लोगों की शासन प्रक्रिया। लोगों के शासन प्रक्रिया में सहभागी सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, उसके बाद सत्ता की साझेदारी से भेदभाव नहीं होता है और सभी लोगों के हितों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद सत्ता की साझेदारी से टकराव कम होता है। सत्ता की साझेदारी से सभी वर्ग और समूह में शासन व्यवस्था में सहभागी सहभागिता सुनिश्चित होती है। ठीक है, और होता है आपका समाज में शांति बनी रहती है। ठीक है, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना प्रसन्न होती है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से सक जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते बोला जा रहा है, नदी घाटी परियोजना से हमें क्या लाभ है? तो नदी घाटी परियोजना से हमें निम्नलिखित लाभ होता है। ठीक है, देखिए तो नदी घाटी परियोजना से बाढ़ नियंत्रण होता है। दूसरा नदी पर विद्युत उत्पादन होता है, सिंचाई में सहायता से मिलता है। उसके बाद पर्यटन केंद्र बनता है, मत्स्य पालन, ये सभी। देखिए एक बार फिर से बोल रहे हैं, नदी घाटी परियोजना से हमें क्या क्या लाभ मिलता है? तो विद्युत में हम लोग को सहायता मिलता है, सिंचाई में सहायता मिलता है, उसके बाद है बाढ़ नियंत्रण करने में सहायता मिलता है। ठीक है, पर्यटन केंद्र बनता है, और मत्स्य पालन। ठीक है, चलिए ये सब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते बोला जा रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन की महिला महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन का हमला क्यों किया? तो इसको समझा देते। देखिए पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ देंगे। ठीक है, तो ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन का हमला इसलिए किया था क्योंकि जो ब्रिटेन की जो महिला थी ना, उन लोग को डर था कि ऐसा ना हो कि ये जो मशीन है इसकी वजह से हमारा जो काम है ये छीन ना जाए। ठीक है, क्योंकि जो वो मशीन था ना, मशीन महिलाओं से अधिक तेज़ी से काम करता था। ठीक है, चलिए अब समझ लीजिए, और बाद में ऐसा ही हुआ, उसका काम छीन लिया गया। ठीक है, और वे बेरोजगार हो गए। ठीक है, तो चलिए ये पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने जिस स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया था, उसमें कपड़ा उद्योग में कताई की प्रक्रिया की तीव्र कर दिया। पहले कताई का काम मजदूरों द्वारा किया जाता था, अब कताई मशीन लगे। अब क्या कहता है, अब जो कताई होने लगे, अब कताई कताई के आविष्कार से एक मजदूर का साथ बहुत सारे अम, तकली
तकलियों को घोला घुमा सकता था, ठीक है, जिससे एक साथ कई धागे बनते थे। इस मशीन के आविष्कार से ब्रिटेन में ऊन कतरने वाली औरतों के सामने रोजगार का संकट आ खड़ा हो गया, ठीक है। बहुत सारी महिलाओं का रोजगार छीन गया और वे बेरोजगार हो गए। उनके सामने रोजी रोटी का समस्या उत्पन्न हो गई, ठीक है। अतः ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले करने का शुरू किया, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते हो, बोला जा रहा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चलिए तो देख सकते हो इसका आंसर हो क्या हो जाएगा। निरंकुशवाद का अर्थ सामान्य अर्थ एक ऐसा सरकार या फिर शासन व्यवस्था जिसके सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, जो अपनी मनमानी तरीके से शासन करता हो, ठीक है, उस प्रकार की शासन व्यवस्था। तो इसे इतिहास में ऐसे राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा शासन व्यवस्था जिस पर किसी का भी अंकुश ना हो, जो अपनी मनमानी तरीके से शासन करता हो, ठीक है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, निरंकुशवाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते हो, बोल रहे हैं यूटोपिया से आप क्या समझते हैं। तो यूटोपिया से आप क्या समझते हैं, एक ऐसे समाज की कल्पना करना। क्या हो रहा है देखिए, एक ऐसा समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि जिसका संभव होना ही असंभव है, तो उसे यूटोपिया कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते हो, बोला जा रहा है मारियान से आप क्या समझते हैं। तो मारियन फ्रांस का नारी रूपक था। मारियन लोकप्रिय ईसाई नाम था, ठीक है। इसे लाल टोपी, कलगी और तिरंगा से दर्शाया गया है, ठीक है। इसकी प्रतिमा जगह जगह लगाई गई है, ठीक है। और इसकी प्रतिमा सिक्कों पर भी छापी गई है, ठीक है। ये हो गया मारियन। और जर्मनी कौन था, जर्मनी जर्मन का नारी रूपक था, ठीक है। ये जो ना यहाँ पर और एक बार लिखना था एक लाइन कि ये हाथ पर तलवार धारण किए हुए, माथे पर, ये पर क्या था, माथे पर बलुत वृक्ष के पत्तों का मुकुट था, ठीक है, जो कि वीरता का प्रतीक था, ठीक है। इसलिए जर्मन बलुत वीरता का प्रतीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको तीसरा बोला जा रहा है नेपोलियन की संहिता क्या है। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया और इसमें कानून के समक्ष सभी को बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, ठीक है। इसको इनसे पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका दोस्तों बोला जा रहा है 9 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाया है, ठीक है। क्या बोला, नागरिकों ने सामूहिक पहचान अथवा एक राष्ट्र के नागरिक होने का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए, ठीक है। पृष्ठभूमि तथा नागरिक जैसे विचार, राष्ट्रवादी विचारों के प्रोत्साहन दिया ना, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देख सकते हो, बोला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आपका नागरिकों के एक समान अधिकार का समर्थन किया गया, ठीक है। और उसका तीसरा देख सकते हो, बोला जा रहा है नए ध्वज का निर्माण किया गया, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। देखिए ये जो है आपका गलत है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एक क्या हो रहा है, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, ठीक है, तथा सभी लोगों के बीच समान अधिकार मनाया गया, ठीक है। और क्या हो रहा है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया और क्षेत्रीय बोलियों को क्षेत्रीय बोलियों के स्थान पर फ्रेंच की जन सामान्य भाषा, उसी का मतलब अलग अलग भाषा बोला जाता था फ्रांस में, उस भाषा को छोड़कर एक भाषा कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इटली और जर्मनिया के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है, ठीक है। तो इटली और जर्मनिया के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया ही थी। मतलब इटली और एकीकरण, जब इटली और जो जर्मनी था वो एकीकरण हो रहा था, तो ऑस्ट्रिया जो था ना, ये सबसे बड़ा बाधा था, ठीक है। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनिया एकीकृत क्या हो रहा है, संभव हो, और दूसरी एकीकरण के पूर्व 300 से ज़्यादा भागों में बटे हुआ था। जो क्या था, जो ऑस्ट्रिया था ना, ये कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी कभी एकीकृत हो, ठीक है। जो है ये दोनों राष्ट्र जो है 300 से ज़्यादा भागों में बटा हुआ था, ठीक है। जिसके दो सबसे बड़े भाग ऑस्ट्रिया तथा प्रसा थे, ठीक है। ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी और प्रसा पर अधिकार करना चाहता था। इससे स्पष्ट है कि इटली और जर्मनिया के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था, ऑस्ट्रिया था, तो ठीक है। चलिए
पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते हो, बोला 11 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखी। ठीक है, देखिए तो साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, 1929 ईस्वी की आर्थिक महामंदी का असर भारत पर पड़ा। ठीक है, कृषि उत्पादों की मांग गिरने से ग्रामीण क्षेत्र बाहरी उथल पुथल के से गुजर रहा था। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट। दूसरा देख सकते हो, बोल रहा है इसी व्यवस्था के लिए ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर वो रहा आपका राष्ट्रवादी आंदोलन के परिणाम में संगठित इस आयोग को ठीक है, इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था में कार्यशैली का अध्ययन करने का और सुझाव देना था। ठीक है, इस आयोग में सभी अंग्रेज थे। ठीक है, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। ठीक है, और चौथा प्रश्न हो जाएगा, चौथा जो पॉइंट हो जाएगा, 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसका स्वागत किस भारत साइमन जाओ का नारा लगा। ठीक है, साइमन वापस जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। ठीक है, देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन, इस संसाधन हम लोग कह सकते हैं नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद उसे पुनः स्थापित किया जा सकता है, अर्थात पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। तो उस प्रकार के संसाधन क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कैसे। ठीक है, तो चलिए इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, इस संसाधन का प्रयोग बार बार किया जाता है। इस संसाधन का पुनः निर्माण के द्वारा पुनः किया जा सकता, मतलब पुनः आपूर्ति किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण जल, पेड़ पौधे, जीव जात। ठीक है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अनवीकरणीय संसाधन। चलिए देख सकते हो आपका अनवीकरणीय संसाधन क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन इन संसाधनों का उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाता, मतलब एक बार उपयोग करेंगे फिर से ये समाप्त, ये क्या हो फिर से उपयोग नहीं कर पाएंगे, समाप्त हो जाएगा एक बार उपयोग करने के बाद ही। कोयला मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है, इन संसाधनों का पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता, मतलब पुनः इसका आपूर्ति नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे खनिज संसाधन, कोयला, लोहा इत्यादि, ये सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो रहा है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, भारत उष्ण कटिबंधीय या एक गर्म क्षेत्र है। भारत क्या है, एक उष्ण कटिबंधीय या फिर गर्म क्षेत्र है, देश है। ठीक है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा के उत्पादन क्षमता भी ज़्यादा संभव है। ठीक है, क्या है, संभावना है। भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीकी उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद भारत का प्रकाश प्रकृति का एक क्या हो रहा है, मुफ्त उपहार है। ठीक है, और यह एक नवीकरणीय संसाधन है, ये हो गया। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो है ना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ठीक है, चलिए इसका आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। चलिए देख सकते हो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट का व्याख्या कीजिए। ये श्रीलंका का जातीय बनावट का व्याख्या करने बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, भारत के जो दक्षिण में स्थित जो है द्वीपीय देश श्रीलंका है। मतलब जो भारत के दक्षिण में स्थित क्या है, द्वीपीय देश है क्या, श्रीलंका, लंबे समय तक गृह युद्ध में उलझा रहा है। मतलब जो है ना, भारत के दक्षिण में क्या है, श्रीलंका स्थित है। ठीक है, ये बहुत ही लंबे समय तक गृह युद्ध में उलझाता हुआ था। ठीक है, 2015 तक
तक अप्रोक्स ये गृह युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो गृह युद्ध में उलझा हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, तो श्रीलंका की आबादी लगभग 2 करोड़ है। कितना करोड़ है? 2 करोड़ है श्रीलंका का, जिसमें दो प्रमुख समूह है। कौन सा है? सिंहली। सिंहली का कितना है प्रतिशत? सिंहली जो है ना आपका श्रीलंका में 74% है, ठीक है। और जो तमिल है वो 18% है, ठीक है। और ये तमिल में भी क्या होते हैं, 2 होते हैं भाषा, ये लिखा नहीं है, हम लोग बता दे रहे हैं। एक होता है भारतीय तमिल, एक होता है सिलगाई तमिल, ठीक है। जो भारतीय तमिल है वो है आपका लगभग सिल्काई तमिल है 13%, ठीक है। और भारतीय तमिल 5%, इस प्रकार है, ठीक है। हम बताए बुक में बताया गया आपका 13% सिल्काई तमिल है, ठीक है। चलिए, तो अधिकतर जो सिंहली है ना, ये क्या है, बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। जबकि तमिलों को कुछ हिंदू, तमिल जो है वो कुछ हिंदू तो कुछ मुसलमान है, ठीक है। और क्या होता है, अल्पसंख्यक जो है ना तमिल, क्या होता है, तमिल कहाँ पर है? व उत्तर पूर्वी भाग में है, ठीक है। उत्तर पूर्वी भाग में है, ठीक है। सिंहली की आबादी में क्या हो रहा है, ईसाई लोगों का हिस्सा 7%। ये कितना है? आज 7% है, ठीक है। जो तमिल और सिंहली दोनों भाषाएं बोलती है। ये है जो ईसाई धर्म है, ये क्या कहते हैं, सिंहली भाषा भी बोलते हैं और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होगा, ठीक है। एक से बोला उदारीकरण एवं निजीकरण में अंतर बताइए, ठीक है। उदारीकरण और निजीकरण। उदारीकरण उदारीकरण और निजीकरण में निम्नलिखित अंतर है, निम्न अंतर है, कह सकते हैं। उदारीकरण यह एक व्यापक अवधारणा है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इस विकास के हर क्षेत्र में लागू किया जाता है, ठीक है। और निजीकरण निजीकरण क्या होता है, ये एक व्यापक अवधारणा है। ये क्या है, ये संकुचित अवधारणा है, ठीक है। और ये क्या होता है, विकास के हर क्षेत्र में आसानी से लागू नहीं किया जाता। ये हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है उदारीकरण, और निजीकरण हर क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का हम लोग का ऑल सब्जेक्ट का जो आपका तैयारी कराया जाता है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।